एक ब्रोकर बोल रहा है तो अपने फायदे की ही बात करेगा, ऐसा मार्केट में परसेप्शन है। इसलिए गुड़गांव रियल एस्टेट में कुछ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स या ब्रोकर्स एक्टिविस्ट बन जाते हैं और बायर सेंट्रिक बात करते हैं। उनका मोटिव सिंपल है, बायर के सामने सच्चे इंसान देखो और वही बोलो जो सबको समझ आए और पसंद आए। रिवर्स साइकोलॉजी कर रहे हैं वो आपके साथ। जैसा वो अपना परसेप्शन बना रहे हैं वैसे ही हमारे ट्रम्प साहब, जिनका आज परसेप्शन ये बन गया है दैट ही बिहेव्स लाइक अ हाई स्कूल स्टूडेंट। जो मन आए वो बोल देते हैं, ज्यादा सोचते वोचते नहीं है। With this new ruling of charging $100,000 for every H1B application, मार्केट में इन ब्रोकर्स नहीं सच्चे ब्रोकर्स का ये कहना है, देखो जब से ट्रम्प साहब ने H1B वीजास का बम फोड़ा है तब से हमारी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी डैमेज कंट्रोल मोड में लगी हुई है कि नहीं नहीं सर, कल को उनको वहां से जाना भी पड़ता है तो वो चाहेंगे ना कि सर जिस क्वालिटी की लाइफ वो यूएस में जीते हैं उसी क्वालिटी की लाइफ वो इंडिया में भी जिए। तो यहाँ पर तो सर वो लोग 100% 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ के अपार्टमेंट खरीदेंगे। तो गाइस ये तो आपकी हो गई सेल्स पिच। अब मैं आपको असली बात बताता हूँ। बहुत सारे एनआरआईज की बुकिंग दिल्ली एनसीआर में कैंसिल हुई है। जब आदमी को ये नहीं पता होता ना कि मेरे बच्चे कहाँ पढ़ने वाले हैं, मैं कहाँ रहने वाला हूँ, मेरे पेरेंट्स कहाँ रहने वाले हैं, तो बाइंग अ हाउस इज द लास्ट थिंग ऑन देयर माइंड। जिन इन्फ्लुएंसर की ये बात कर रहे हैं वो मैं ही हूं। बिकॉज मुझे लगता है कि जिन एनआरआईज ने लास्ट 2-3 साल में घर नहीं लिए और जिन एनआरआईज ने अपने आप को यही समझ लिया कि भाई मैं तो अंग्रेज बन गया हूं, वो भी अब इंडिया में घर लेंगे। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्यों। बट बिफोर आई गेट ऑन टू दिस टॉपिक, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि मैंने खुद अमेरिका में बहुत टाइम गुजारा है और मेरे पीछे आप इस अवार्ड को देखोगे, दिस इज द अवार्ड विच आई थिंक दैट नोबडी, एटलीस्ट any of these influencers who are making videos and giving so much ज्ञान about NRI markets, उनके पास तो नहीं है। This is the NRI award across all regions given to me by India's largest developer DLF। और ये मैं कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहा, बस मैं ये एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि हम जो भी बात करेंगे अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से करेंगे, ना कि अपने 2-3 अमेरिका में बैठे हुए रिश्तेदारों से बात करके। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि कोविड में लोगों ने लेफ्ट राइट एंड सेंटर घर इसलिए खरीदे बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स वर लो, जिससे वर्ल्ड वाइड रियल एस्टेट बूम ही कर गया। या इसका एक और बड़ा रीजन था कि लोगों को रियलाइज हुआ अनसर्टेन एनवायरनमेंट्स में कि अपना घर होना कितनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कि कम से कम मेरी फैमिली के पास सर पे छत तो हो। अगर एक दिन लैंडलॉर्ड अचानक से अपना घर ही बेच दे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी फैमिली कहाँ जाएगी। दिस वाज ऑलवेज इन द हेड्स ऑफ ऑल द रेंटर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। इस टाइम पे रियल एस्टेट को प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं लिया जा रहा था, बट टू गिव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रूफ ओवर योर हेड। रियल एस्टेट की तरह खरीदा जा रहा था। अमेरिकन एनआरआईज भी ऐसे ही अनस्टेबल एनवायरनमेंट में सालों से रह रहे हैं। अगर आप उनके शूज में आओगे तो ही आपको ये स्थिति अच्छी तरह समझ आएगी। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले तो वहां रहने वालों की अमेरिकन सिटीजनशिप यानी ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन पे 60 साल से 100 साल की वेटिंग चल रही है। इतनी की इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे ग्रीन कार्ड की। इनकी सिटीजनशिप का सिस्टम किसी एसबीआई काउंटर से कम नहीं है। बहुत सारे रूट्स हैं और हर रूट में वेटिंग लाइन और बारी आने के टोकन। बिकॉज सरकार ने हर रूट पे एनुअल कैप्स लगाई है और उनके ऊपर कंट्री वाइज कैप्स। इंडियंस का सबसे फेवरेट रूट है EB2 और EB3 यानी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड रूट्स, जहां कंपनीज उनकी एप्लीकेशन स्पॉन्सर करती हैं। इतना फेवरेट कि इस रूट में 70% एप्लीकेशंस हम हिंदुस्तानियों की हैं। इसका दोबारा नाम NRI काउंटर रख दो। अब प्रॉब्लम ये है कि कंट्री कैप के हिसाब से साल भर में दोनों रूट्स को मिला के सिर्फ 5800 इंडियंस की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होती हैं, अप्रूव नहीं अप्लाई। और इस नंबर से तो कहीं ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। आज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख इंडियंस का बैकलॉग चल रहा है, जिसमें से 8 लाख इंडियंस ने तो इसी रूट पे अप्लाई किया हुआ है, जिनका क्लियर होने में कम से कम 130 साल से ज्यादा लग सकते हैं। मतलब मेरे एडिटर साहब के पोता पोती के बच्चों की शादी हो जाएगी, बट तब तक उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। तेरी बेटी है? मेरी बहन की बेटी है, 5 साल की है। बोलना क्या खबर, बोलना। जब तक हम हिंदुस्तान पहुंचेंगे तब तक तेरी बहन की बेटी की पोती की शादी हो चुकी होगी। इसलिए तो आधे से ज्यादा एनआरआई सिटीजनशिप को ख्वाब ही त्याग चुके हैं और आज H1B वीजा के ऑक्सीजन मास्क पे जिंदा हैं, जिससे वो अमेरिका 6 साल तक रह सकते हैं अगर आसानी से उनका वीजा रिन्यू हो जाए तो। लेकिन इसमें ट्रम्प चाचा का क्या लेना देना? भैया ट्रम्प चाचा इस ऑक्सीजन मास्क को भी छीनना चाहते हैं। पहले आप उसका मकसद समझो। उसका मेन मोटिव है कि अमेरिका को ग्रेट बनाओ, इमिग्रेंट्स को भगाओ और अच्छी नौकरियां वापसी अपने गोरे भाइयों को दो। जो बंदा पब्लिकली इमिग्रेंट्स को पोल्यूशन बोलता है, उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? Trump has certainly doubled down on extreme rhetoric, talking about immigrants in ways that are frankly
really disturbing. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. Right, we have Donald Trump talking about immigrants as kind of a pollution. We're a garbage can. We're like a garbage can that they dump. They're criminals. They're people with tremendous mental problems from insane asylum. एक हद तक तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो वहां का बीजेपी है। जैसे बीजेपी हिंदुत्व को लेके स्ट्रांग है, वैसे ट्रम्प क्रिश्चियन अमेरिकन के लिए। H1B वीजा की बात करें तो आज यूएसए में 70% H1B वीजा होल्डर्स इंडियंस हैं, थैंक्स टू बिग टेक जॉब्स। जब ट्रम्प पिछली बार आया था तब H1B वीजा का रिजेक्शन रेट जो पहले 7 से 8% होता था सीधा 24% हो गया इन 2018, क्योंकि जनाब ने अप्रूवल के प्रोसेस को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि वीजा पास ही नहीं हुए। तो ट्रम्प के वापस आने के बाद सारे एनआरआईज को यकीन था कि मामला बिगड़ने वाला है, इसलिए तो H1B वीजा की पेनल्टी कोई शॉकर नहीं है। ये सब छोड़ो, उन्हें तो रिएलेक्ट होने से पहले ही डर था कि ट्रम्प ही आएगा, क्योंकि बाइडेन और डेमोक्रेट पार्टी की इतनी बेइज्जती हुई है कि बाइडेन साहब वो सॉफ्टी खाते हुए कहीं दिख रहे हैं कि साइकिल से गिर जाते हैं। बट गलत टॉपिक पे आ गया। यूएस पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं तो छोटा मोटा गुड़गांव का ब्रोकर हूँ, बस पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है तो इसलिए बहक जाता हूँ। ये सब रीजंस की वजह से अमेरिकन एनआरआईज तो अनसर्टेनिटी में 10 सालों से ही रह रहे थे, बस ये मामला बद से बदतर हो गया ट्रम्प के आने के बाद। इसलिए पिछले कुछ सालों में एनआरआई इन्वेस्टमेंट इन इंडियन रियल एस्टेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, नॉट जस्ट लुकिंग एट अट्रैक्टिव प्रॉफिट बट फ्रॉम अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर देम एंड देयर फैमिली। हमने भी एंजल इन्वेस्टर डॉक्टर रितेश मलिक और मैक्स स्टेट्स के ओनर साहिल वचानी सर के साथ एक पॉडकास्ट करा था, जहां पे हमने ये सेम क्वेश्चन उनसे पूछा था और डॉक्टर रितेश मलिक ने एक स्टोरी अपने दोस्त की बताई थी, आप भी सुन लो। One of my very close friends, he works for one of the most powerful people on the planet in the US, and he said कि नहीं रितेश भाई, यहाँ का तो कुछ पता नहीं, एक ना अपार्टमेंट ले लेना, क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम होए ना तो एटलीस्ट वापस आ सके। So we are seeing a lot of people call us and tell कि यार हमें ना एक बेस होना चाहिए कि कल को यहाँ से जूते मार के बाहर निकाले। अगर आप इमिग्रेंट हो और जिस देश में आप काम करते हो उसकी लीडरशिप ही आपके खिलाफ हो जाए तो क्या आप वहां घर खरीदोगे? अगर घर खरीद भी लिया और अचानक से कोई आड़ी टेढ़ी रूलिंग आ गई तो डिस्ट्रेस में घर बेचना पड़ेगा, जो आज रियलिटी भी है। वन ऑफ माय क्लाइंट्स जिनके पास $11 मिलियन यानी 90 करोड़ के एसेट्स हैं, उनका H1B वीजा 2 साल में एक्सपायर हो रहा है। अगर कोई रेजोल्यूशन नहीं आता तो दे विल हैव टू सेल इट एट डिस्ट्रेस। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द एनआरआई मार्केट, बट मैं उन लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं जो मेरे बारे में वीडियोस बनाते हैं कि एनआरआईज ना ऐसा नहीं है उनके पास यूएस में एसेट्स नहीं है। आज ये रियलिटी है कि वो डिस्ट्रेस में वो अपनी प्रॉपर्टी ना बेचनी पड़े तो वो उसे आज लिक्विडेट करके इंडिया में कुछ खरीद रहे हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि भैया भड़कम मच गई है, सब वापसी आ रहे हैं, सबको पहले से पता था कि ट्रम्प चाचा आएंगे और ऐसा कुछ हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई वो कोविड के बाद से ही दे हैव बीन लिक्विडेटिंग देयर एसेट्स इन अमेरिका एंड दे हैव बीन बाइंग इन इंडियन रियल एस्टेट। उसके साथ साथ वो आज और इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दे हैव क्लीन बुक्स, हाई सैलरीज एंड दे कैन ऑप्ट फॉर अ गुड होम लोन। उसके साथ साथ जो एनआरआईज बोल रहे थे कि जी हम तो इंडिया कभी वापसी नहीं आएंगे, वो भी सोचने लग गए हैं कि यार एक एसेट तो इंडिया में होना ही चाहिए, लुकिंग एट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स राइट नाउ। तो आप लोगों को ना यूएस पॉलिटिक्स या एक न्यूज आर्टिकल पढ़ के आंसर नहीं मिलेगा। यू शुड टॉक टू 200-300 गाइज एंड देन ओनली यू वुड अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। लोगों को यही नहीं पता कि इमिग्रेशन पे वापसी जा रहे हैं। आई हैव वन क्लाइंट जिनका बच्चा हुआ था, वो अपने पेरेंट्स को इंडिया पे मिलाने लाए थे उनसे, एंड ही वाज सो वेरी अनश्योर कि वापसी में इमिग्रेशन पे ऐसा ना उन्हें कोई रोक ले और वो अंदर कंट्री एंटर ही ना कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि वो आज यूएस में कोई एसेट रखना चाहेंगे क्या? इसके अलावा एक और बड़ी चीज है जिससे इंडिया में इन्वेस्ट करना एनआरआईज के लिए और भी सेंस बनाएगा। आज जो भी लोग बोलते हैं कि ट्रम्प भाई का टैरिफ का स्विच कभी ऑन कभी ऑफ हो जाता है, इन्हें तो मूड स्विंग्स होते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, जिस बंदे ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेटवर्थ क्रिएट करी हो, 2 बार दुनिया का सबसे बड़ा देश का प्रेसिडेंट बन गया हो, और दूसरी बार जब उस पे 30 से ज्यादा गिल्टी चार्जेस लगे थे तब भी प्रेसिडेंट बन गया हो, वो इतना तो बेवकूफ नहीं होगा कि वो मूड स्विंग्स पे बेस्ड डिसीजंस ले रहा हो। Trump clearly has a bigger game plan जिससे investing in India would even make more sense.
थोड़ी इकोनॉमिक्स है जो मैंने सिंप्लीफाई करी है, फोकस कर लेना, चाय बना लो, इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। ब्रीफ में एक बार यूएस की सिचुएशन का रिकैप लेते हैं। आज यूएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका नेशनल डेट जो $37 ट्रिलियन टच कर चुका है। दिस इज मोर देन द जीडीपी ऑफ चाइना, यूके, जापान, जर्मनी एंड इंडिया कंबाइंड। एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ओवर $1 ट्रिलियन, मतलब इंटरेस्ट फी ही पाकिस्तान की जीडीपी की 2 गुना ज्यादा। The debt to GDP ratio has reached 127%, which was the same during World War II. प्रॉब्लम आती जब ये 175% से 200% तक पहुंच जाए, फिर लोगों को यूएस सेफ नहीं लगेगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, डिमांड गिरेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी। एंड ये बहुत बड़ा कारण है कि यूएस में पिछले 4 सालों में इंटरेस्ट रेट्स 3% से 6.5% तक आ गए। जिन लोगों ने घर फाइनेंस करवाए थे वो बेचना नहीं चाहते, और जो लेना चाहते हैं वो इंटरेस्ट रेट्स गिरने का वेट कर रहे हैं, इसलिए यूएस रियल एस्टेट स्लो डाउन पर है। अब यहाँ पे ट्रम्प भाई साहब का एजेंडा सिंपल है, जीडीपी बढ़ाओ, कर्जा घटाओ। जीडीपी बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं, जिसमें से टैरिफ इंपोज करना वाज अ बिग स्टेप, क्योंकि टैरिफ लगाने से इंपोर्ट्स महंगे होंगे और उसकी वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। लेकिन इस कांस्टेंट ट्रेड वॉर से यूएस में महंगाई का तहलका ही मच गया था। सबको लगा कि ट्रम्प पे ये बैकफायर करेगा, जबकि ट्रम्प एग्जैक्टली यही चाहता था। मैं बताता हूँ क्यों। अनसर्टेनिटी और क्योस होगा तो यूएस की मार्केट इन्वेस्टर्स को रिस्की लगेगी, जिसकी वजह से दे वुड पुल आउट द मनी एंड डॉलर की वैल्यू गिरेगी। और ट्रम्प यही चाहता है, अ वीकेंड डॉलर। पर वीकर डॉलर से क्या होगा? 2 मेन चीजें। डॉलर की वैल्यू गिरने से यूएस में सामान सस्ता मिलेगा और उनका ग्लोबली एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर गिरता है तो एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसे ग्लोबल प्लेयर्स के लिए पार्टी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका ऑन पेपर रेवेन्यू बढ़ जाता है और सेम ही इनकम पे ज्यादा डॉलर्स मिलते हैं। इस सबसे जीडीपी बढ़ेगी। हर पुरानी क्राइसिस के टाइम यूएस डॉलर वीक नहीं बल्कि बढ़ता है, क्योंकि लोग उसे सेफ हेवन मान के और इन्वेस्ट करते हैं। हिस्ट्री में पहली बार होगा कि इस साल डॉलर वीक हुआ है। इसलिए सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की न्यूज कोई एक्सीडेंटल नहीं बल्कि सोची समझी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ट्रम्प कुछ हो ना हो मार्केटिंग एवन जानता है। बट इन सबसे इंडियन रियल एस्टेट का क्या लेना देना, यही सोच रहे हो ना आप? सिंपल सी बात है कि अगर डॉलर वीक हुआ और आईएनआर स्ट्रॉन्ग, तो एक इंडियन प्रॉपर्टी एक एनआरआई के लिए बाद में महंगी हो जाएगी। इस एग्जांपल से समझो कि अगर एक 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है और यूएसडी रेट है 88 का, तो $3,40,000 की ये प्रॉपर्टी आज है। अगर डॉलर 50 रुपए का हो गया तो सेम प्रॉपर्टी 3 करोड़ की $6,00,000 की हो जाएगी। मतलब 76% अप्रिसिएशन जस्ट बिकॉज ऑफ द करेंसी। मतलब आज इन्वेस्ट करना अप्रिसिएशन और बाद में इन्वेस्ट करना एक्सपेंसिव। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये होना मुश्किल है, बट लॉन्ग टर्म में इट्स हाईली लाइकली। पर यूएस के लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है स्ट्रैटेजी में। रिस्क बढ़ने से इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ते हैं और यूएस को बाद में बोरोइंग करना महंगा पड़ सकता है। प्लस यूएस डॉलर की डिमांड भी वीक हो सकती है। पर बड़े बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट हैं व्हाइट हाउस के पास, क्योंकि इसको टैकल करने के लिए इन्होंने कुछ नया ही बना दिया, जिसे ये कहते हैं जीनियस एक्ट। इसको डिटेल में कभी समझना हो तो ऑफिस आ जाना, चाय पे चर्चा करेंगे, आपको डिटेल में समझाऊंगा। पर शॉर्ट में अगर बताऊं तो प्लान बहुत सिंपल है कि डॉलर की डिमांड बढ़ाना है बिना डॉलर प्रिंट करे। इसलिए वो एक स्टेबल कॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, विच इज बैक्ड बाय यूएस ट्रेजरीज जैसे यूएसडीटी। दुनिया अगर स्टेबल कॉइन खरीदेगी तो वो इनडायरेक्टली यूएस बॉन्ड्स ही खरीद रही है, जिसकी वजह से यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल कर पाएगा बाय क्रिएटिंग अ न्यूअर मार्केट फॉर यूएस बॉन्ड्स। उसके साथ साथ वो अपनी इन्फ्लेशन को भी शेयर कर पाएगा। अगर यूएस में इन्फ्लेशन आएगा तो दुनिया में इन्फ्लेशन आएगा, आप ऐसे समझ लो। फोरकास्ट के हिसाब से दे विल इशू स्टेबल कॉइन्स वर्थ $4 ट्रिलियन बाय 2030। एग्जिस्टिंग एनआरआईज के अलावा एक और कैटेगरी है जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। एवरी ईयर 80,000 इंडियंस गो टू यूएस फॉर हायर एजुकेशन, जिनमें से मैं भी एक था। और आज इनके पेरेंट्स को पता है कि यूएस में क्या बुरा हाल हुआ है, मेरे को अपने बच्चे को यूएस तो नहीं भेजना। और इन सब की वजह से ना तो आज नए बच्चे यूएस जा रहे हैं, ना जाना चाह रहे हैं, ना उनके पेरेंट्स भेज रहे हैं, और जो हैं वो बेचारे कंफ्यूज है कि हमारा क्या होगा। और आप ये देख भी रहे होंगे, क्योंकि वी हैव सीन 45% डिक्लाइन इन अराइवल्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन 2025। और ये सब लोग कहाँ जाएंगे? ये लोगों के माँ बाप टियर 1 इंडियन सिटीज में ही घर लेंगे, क्योंकि जॉब जनरेटिंग वहीं है और उन्हें पता है कि हमारा बच्चा अब यूएस में तो नहीं रह सकता, उसे वापसी ही आना पड़ेगा।
तो आप देखोगे डिमांड कमिंग इन ऑल द टियर 1 सिटीज ऑफ इंडिया, स्पेशली गुड़गांव, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में तो टियर 1 जॉब जनरेटिंग, अगर यूएस का लड़का पढ़ा हुआ कोई अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहता है तो गुड़गांव के अलावा तो और कोई शहर ही नहीं है जहां पे ऐसे पे ग्रेड की नौकरी मिल जाए। तो आप जरूर देखोगे दैट द रियल एस्टेट प्राइस पॉइंट्स बिकॉज ऑफ दिस न्यू डिमांड वुड इंक्रीज, क्योंकि इनके माँ बाप 4-5 करोड़ रुपए तो बिल्कुल प्रॉपर्टी में खर्च सकते हैं। अगर 4-5 करोड़ रुपए एजुकेशन में खर्च सकते हैं तो 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी तो ले ही लेंगे। और इन सब के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आज बच्चे को मैं कनाडा या यूरोप कहीं भेज दूं, वो बुरा हाल ही है। पता है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं, वहां पे रेसिज्म है, कुछ ना कुछ। आज इतना जियोपॉलिटिक्स इतनी मेस्ड अप है कि आज पता है कि इंडिया में टियर 1 सिटीज में ही बच्चा पढ़ सकता है और नौकरी कर सकता है, या तो ज्यादा वो दुबई चले जाएगा जहाँ पे भी हमारा ऑफिस है, जस्ट FYI। तो इंडियन रियल एस्टेट क्यों अच्छा नहीं करेगा? जो NRIs थे वो वापसी आ रहे हैं, जो NRI बनना चाहते थे वो भैया टियर 1 सिटीज में आ रहे हैं। तो आप ये मुझे बताओ कि व्हाई वुड जॉब जनरेटिंग सिटीज ऑफ इंडिया वुड नॉट डू गुड? मेरे को तो नहीं समझ आ रहा। मुझे ये समझ आ रहा है कि भैया ये लोग सारे लोग एक चीज रखना चाहेंगे, जो इन्वेस्टर भी थे ना NRI, कि भैया मैं शायद से हृदय से 4 साल बाद बेच दूंगा, आज वो भी रिकंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने बेच दिया है आफ्टर 5, 10, 15, 20 years देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अ हाई पॉसिबिलिटी कि मेरे को वापसी आना पड़ेगा। तो आई शुड कीप समथिंग इन इंडिया जहाँ पे अगर मैं वापसी आऊँ तो रह सकता हूँ। मतलब मैं सेल्समैन हूँ, बट ऑनेस्टली आई हैव बीन एबल टू डू सच नाइस थिंग्स इन माई करियर बीइंग सो यंग। वो इसलिए हुआ है जी क्योंकि मैं सच में सेल्समैन वाली हरकतें नहीं करता। आई लव मीटिंग एवरीबडी हु कम्स अलोंग, और मेरे को बातचीत करने में और आपसे नॉलेज लेने में मजा आता है। तो अगर किसी को ऐसा लगा है कि मैंने सिर्फ सेल्समैनशिप अपनी दिखाने के लिए वो वीडियो बनाई थी दैट NRIs वुड बाय इन इंडिया, वो बिल्कुल सच नहीं था। तो अगर आप मेरे को कॉल ही कर लेते ना भैया, तो मैं आपको बता देता। आपके पास बहुत ज्ञान होगा बट मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा है। इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने NRI दोस्त के साथ शेयर कर दो। उसे स्वदेश का गाना भेज दो, मैंने भी सुन के वापसी आ गया था, शायद से वो भी आ जाए। धन्यवाद, जय हिंद। How do you feel about Trump? Has it impacted the migrant population which is there in America? Overall, it's been pretty negative in terms of immigration in the United States, the impact that Trump's had. Yeah, no, it certainly is harder now for these people to be able to come to the United States, to be able to get visas and green cards and citizenship. And so a bunch of people just aren't, and we're just missing out on that talent. But yeah, more specifically, I have one friend whose wife is a citizen of a different country, and she's been trying to get like hired on and get like a visa to work, and it's been really difficult for her. And then another one of my friends, his girlfriend's going through a very similar thing where she's trying to get citizenship and to be able to work in the country, and just has not been able to. Just overall really disappointing to see, because like America is a nation of immigrants, and like immigrants are what makes our country great. It's going to be bad for everybody. It's a lose-lose situation. It's a loss for the people that want to come here or come to the United States and work, and it's a loss to the United States because we don't get those people. You think that Indian real estate has a better future because of this? I would say so, yeah. I mean, it seems like if there's less people going to the United States right now, then there will be more people in India, you know, that will be working in jobs here and buying houses and property. So he is somebody who is an American citizen and still he is very blunt and honest to his opinion. I love that about you, brother. Yeah. So, Thank you for being so blunt.